नमस्कार भाई सभी को, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड कहाँ पे, टोकरी में। हाँ, मिल गया भाई। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास थी वो हम लोग आपकी डाउट क्लास हुई थी केमिस्ट्री की, बिकॉज काफी टाइम से डाउट क्लास नहीं हुई थी। और आज शाम को ना एक बहुत अर्जेंट एक हमारी एनडीए की एक क्लास आ गई। तो मैं आज वाली क्लास भी मिस नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने इसलिए आज वाली जो क्लास है उसको मैंने सुबह ले लिया। पहली बात। दूसरी बात, स्वागत है भाई, स्वागत है। हाँ, तो दूसरी बात, हमारी जो कल साइंस फिजिक्स की क्लास है वो 2 घंटे की है, बिकॉज मैं कल वाली क्लास भी नहीं ले पाया था। तो कुछ अर्जेंट इश काम आ गए थे यार, आ जाते हैं यार। तो वो, लेकिन मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता हूँ। जब बहुत ज्यादा कुछ ऐसा काम होता है कि अनअवॉइडेबल है, जो मेरे बिना नहीं हो सकता, तो उसी केस में मैं छुट्टी लेता हूँ ऐसे। तो और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसमें मेरी बहुत जरूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए फिर वो मैं मैनेज कर लूंगा। जैसे मैंने आपकी अगर ट्यूसडे थर्सडे को क्लास नहीं ली फिजिक्स की, तो मैं सैटरडे को 2 घंटे की ले रहा हूँ। और आज शाम वाली क्लास मैं सुबह ले रहा हूँ। अगर कोई बच्चा सुबह स्कूल होगा तो वो ऐसे रिकॉर्ड देख लेगा। और आज की जो क्लास है बेटा, नमस्कार, क्या हाल चाल। और आज की जो क्लास है बेटा, वो काफी सिंपल है। और आज हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे अगर टाइम बच गया तो। लेकिन आज हम 2 चीजों पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। एक हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के से की मदद से हम लोग समझेंगे आज कोरोजन को। ये टॉपिक अगर मैं स्किप भी कर देता तो भी चलता, है ना। और एक टॉपिक हम लोग करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको लगभग हर प्रकार का एनसीईआरटी का और लगभग हर प्रकार का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिया था। ऑल दो 3-4 प्रकार के कुछ सवाल थे आज जो कि मैं लेके आया हूं। हम उसको कर लेंगे अगर हमारा टाइम ने साथ दिया तो। नमस्कार भाई, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। सॉरी, माय बैड। और बात करते हैं कोरोजन से। देखो, अब कोरोजन क्या होता है, ये कोई नया शब्द तो आपके लिए नहीं है। कोरोजन, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोजन आपने 7th 8th से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जहां तक मुझे याद है। और आपने मेजरली कोरोजन को 10th क्लास में पढ़ा था। 10th में भी कोरोजन 2 चैप्टर्स में आया था। एक आया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, और एक आया था मेटल्स एंड नॉन मेटल में। क्या पढ़ा था हमने कोरोजन का मतलब? तो हमारे लिए कोरोजन का मतलब होता था a process of eaten up eaten up eaten up of a metal due to the action of acid, air, moisture। जब भी किसी, हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। जब भी किसी मेटल के ऊपर कोई एसिड, हवा या मॉइस्चर आता है, उसकी वजह से अगर मेटल खराब हो रहा है, इसे हम लोग कोरोजन कहते हैं। आपके मन में हो सकता है एक सवाल आए कि हम कोरोजन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ क्यों रहे हैं, कोरोजन इस चैप्टर में क्यों आ रहा है। बिकॉज कोरोजन जो है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। अगर आप थोड़ा डीप डाउन जाओ तो, कैसे मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन कोरोजन एक प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। कैसे आओ देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड, है ना। ये हमारे पास कोरोजन ऑफ कॉपर है। देखो, आप सब जानते हैं कोरोजन ऑफ आयरन को एक स्पेशल नाम भी दिया गया, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। वो तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं शुरुआत कोरोजन ऑफ कॉपर से ही कर रहा हूं। मैं यहाँ पे कोरोजन ऑफ आयरन यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी करवा दूंगा, लेकिन शुरुआत में कॉपर से कर रहा हूं, क्योंकि आयरन मोस्टली सबको पता है, तो एक किक नहीं आएगी। सुनो, अब होता क्या है भाई, बहुत सिंपल है। अगर कॉपर है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है, तो वो कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं।
अब इस रिएक्शन में जो एनोड देखा जाए तो यहां पे भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो कॉपर जो है वो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। बैलेंसिंग के हिसाब से बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे होंगे। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो यहां पे ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा 2O-2 में, इसमें भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो ये कैथोड हो गया। ऐसे ही मैं कॉपर सल्फाइड के लिए भी कर सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहां पे तो मैंने कॉपर ऑक्साइड की बात की थी, अब यही मैं कॉपर सल्फाइड की भी अगर बात कर लेता हूं तो कॉपर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट होता है S2 और अगेन बना देता है कॉपर सल्फाइड। सेम रिएक्शन है, सेम बैलेंसिंग है, ठीक है ना। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा भैया, एनोड पे आयरन, सॉरी माय बैड, कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और कॉपर +2 में हो रहा होगा। अब 2 हो रहे हैं तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं कैथोड की बात कर लेता हूं तो कैथोड पे S2 आ गया, S2 जो है ये कन्वर्ट हुआ होगा 2S-2 में, तो अगेन 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी हमारे जो है वो यूज हुए होंगे, मतलब कि ऐड हुए होंगे 4 मोल इलेक्ट्रॉन। और ये हमारे पास कोरोजन हो गया। और कोरोजन एक प्रकार से, क्योंकि कोरोजन एक प्रकार से रस्टिंग, एक प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व कर रही है, यानी कि रिडॉक्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है, इसलिए हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इसको यहां पढ़ लो। लेकिन अगर मैं यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, कोई मुझे बताएगा, सबको पता ही है वैसे तो कि रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन, मेरे हिसाब से रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे कॉमन कोरोजन है। आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिसने रस्टिंग ऑफ आयरन कभी देखा नहीं है? मुझे बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने कभी भी रस्टिंग ऑफ आयरन देखा ही नहीं है? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जिसने आज से पहले कभी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं देखा होगा, है ना? है ऐसा कोई जिसने आज से पहले कभी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं देखा? नहीं होगा कोई, मुझे नहीं लगता। ठीक है, हमारे स्कूल में पॉलीमर चैप्टर भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो बात की बात है बेटा, ठीक है। हाँ, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसने कभी कॉपर के ऊपर ग्रीन रंग की कोटिंग या ब्लैक रंग की कोटिंग ना देखी हो सकता है। हो आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने कभी सिल्वर की कोरोजन ना देखी हो, कभी किसी और मेटल की कोरोजन ना देखी हो, लेकिन आयरन की कोरोजन यानी कि रस्टिंग सबने देखी है। ये ऑब्वियस सी बात है। दैट इज वाई बेटा, दैट इज वाई हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, एंड वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम मोटे मोटे लेवल में बात करें तो होता क्या है कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और साथ में वो पानी से रिएक्ट होता है, और पानी से रिएक्ट, ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद वो बनाता है Fe2O3.H2O। अब जो H2 होते हैं ना वो XH2 होते हैं। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूं तो यहां पे 4 आ जाता है, यहां पे मेरे पास 3 आ जाता है और यहां पे मेरे पास 2x आ जाता है। x का मतलब यहां पे ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो अमाउंट है वो नोन अमाउंट नहीं होता है, बिकॉज कितना, हाँ, नोन अमाउंट नहीं होता है, बिकॉज ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना सरफेस है। अगर मान लो मेरे पास आयरन कुछ ऐसे पड़ा हुआ है तो अलग अमाउंट ऑफ वाटर रिएक्ट होगा, ऐसे पड़ा है तो अलग होगा, और बहुत सारे फैक्टर और भी है, टेम्परेचर भी है, कंसेंट्रेशन भी है, इसलिए कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता यहाँ पे। तो आयरन का कितने भी मोल लग सकते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। मोटे मोटे लेवल पे अगर आप एनोड पे देखेंगे, ऑल दो ये रिएक्शन और फास्ट हो जाती है अगर मैं इसके अंदर H+ आयन डाल देता हूं, यानी कि H+ आयन डालने से रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। लेकिन अभी मैं H+ आयन की तरफ नहीं जा रहा हूं। आई रिपीट, H+ आयन डालोगे, क्यों? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए कंडक्टर का होना, एक इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे जो प्योर वाटर है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उतना भी डीप डाउन नहीं जाना है, बट ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन में आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, मैंने वैसे ये प्लान भी कर रखा है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके हिसाब से यूरिन में और वाटर में किसमें, अगर मैं दोनों में लोहे की कील डाल दूं तो किसमें कोरोजन जो है वो फास्ट होगा? आपको क्या लगता है? मुझे इसका आंसर दो। आपको क्या लगता है कि मैं अपने घर में, चलो 3 लेवल करते हैं, एक है डिस्टिल्ड वाटर, एक है टैप वाटर और एक है यूरिन, इनमें तीनों में किसमें कोरोजन सबसे ज्यादा होगा? तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब यूरिन ही आंसर देंगे, बिकॉज यूरिन के अंदर
बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बिजली की कंडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बिजली की कंडक्शन अगर बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन जल्दी आएंगे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जल्दी आएंगे जाएंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन फास्ट हो पाएगी। ये मैंने एक्सपेरिमेंट सोचा हुआ है, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, कभी मैं करूंगा टाइम मिलेगा तो। बट हाँ, यहाँ पे एनोड में क्या हो रहा है, आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन अगर ऑक्सीडाइज हो, अगर मैं बैलेंसिंग की बात करूं तो वो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे। आयरन अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो बना रहा है हमारे पास, क्या बना रहा है भाई, Fe। यहाँ पे किस फॉर्म में है, +3 की फॉर्म में Fe2O3 है, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड है ये, आयरन थर्ड ऑक्साइड है ये। यानी कि Fe2O3 में यहाँ पे आयरन +3 में आ रहा है, और ऐसे 4 आयरन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन कैथोड पे 12 इलेक्ट्रॉन यूज भी हो रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे 3O2 है, इसमें अगर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे होंगे तो 6O-2 बन रहा होगा। ये दोनों जुड़ने के बाद 2Fe2O3 बना देंगे, तो ये रस्टिंग हो गई। यस, यस, ठीक है, हमजा वाली डायरी। हाँ, यूरिन में होगा ज्यादा, फिर टैप वाटर में होगा, और सबसे कम डिस्टिल वाटर में होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। बाकी कुछ भी हो सकता है। सर क्या है, नया बोर्ड है? नहीं नहीं, बोर्ड नया नहीं है बेटा, पुराना ही है, और बस ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको आज। ठीक है, चलो आप, ठीक है, हाँ जी, हाँ। आपके नाखून वाले एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ? मेरा नाखून टूट गया यार, वो मैंने स्टोरी भी डाली थी उसके ऊपर, मेरा नाखून टूट गया। खैर, चलिए। एक बच्चा कह रहा है कि हम 2Fe3 नहीं लिखेंगे। बेटा ये कुछ भी नहीं होता है, ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं हम लोग। ऑब्वियस सी बात है, हम इसको अलग से लिखेंगे ना, ऐसे नहीं लिखते हैं हम तो। आयरन के आयंस को अलग से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्लास कितनी देर की है आज की क्लास? ज्यादा देर की नहीं है। हाँ, ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको एक बात समझनी होगी कि ये हमारे पास रस्टिंग तो हो गई। अब रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के क्या तरीके हैं? बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में बचा के रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, हम कोरोजन में रस्टिंग के ही बारे में बात कर रहे हैं कि इसको बचाएं कैसे। अब क्योंकि बेटा आप बड़े हो गए हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अब ये नहीं सोचना है कि मैं तेल लगा दूंगा, पेंट लगा दूंगा, वो तरीके तो है ही, बैरियर मेथड तो है ही। हाँ, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, तो अब आपको कुछ और तरीके पढ़ने होंगे। यस, हम्म, हाँ। मन में कोई सवाल, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, मुझे पता था आपके मन में ही आ रहा है, लेकिन ये एक ही मेथड में आ जाएगा, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पेंट लगा देना, ऑयल लगा देना, ग्रीस, ग्रीस की स्पेलिंग क्या होती है, ग्रीस लगा देना, है ना, ग्रीस की स्पेलिंग यही होती है। मैं ग्रीस की स्पेलिंग पता पहले क्या लिखने वाला था, मैं लिखने वाला था वो वाला EECE, मैंने कहा भाई तो देश में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये सब मेथड से हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बचा सकते हैं, ये बहुत बेसिक मेथड है, इस पे हम उतना टाइम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सेकंड मेथड जो आता है, हाँ, अब जो कुछ बच्चे ना देखो कमेंट से, अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन गैल्वनाइजेशन लिख रहे हैं, लेकिन हम इसको यहां पे गैल्वनाइजेशन नहीं, सेक्रीफाइजल कोरोजन बोलेंगे। हम इसे गैल्वनाइजेशन नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सेक्रीफाइजल कोरोजन। यहां पे क्या हो रहा है, सेक्रीफाइजल कोरोजन में क्या हो रहा है कि कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां पे हम क्या चालाकी करते हैं, हम एक ऐसे मेटल की लेयर आयरन के ऊपर लगा देते हैं जो पहली बात तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो, और दूसरी बात वो एक ऐसी लेयर बनाए जो वहां से हटे ना, जिसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, और वो है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में हम लोग लेयर ऑफ जिंक लगा देते हैं। लेकिन ऐसा भी और भी तो मेटल्स है, एल्यूमिनियम है हमारे पास, तो गैल्वनाइजेशन इज ओनली फॉर लेयर ऑफ जिंक। तो अगर मैं इसके ऊपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की एक लेयर लगा दूंगा, और ऑक्सीजन आएगा, मॉइस्चर आएगा, तो पहले जिंक से रिएक्ट होगा ना, क्योंकि जिंक ऊपर है, और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो जल्दी रिएक्ट होगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिंक जो है ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेता है।
अब अगर ये अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बना लेता है तो वो लेयर हटती नहीं है। अब आयरन के ऑक्साइड की लेयर के साथ प्रॉब्लम ये है कि आयरन की ऑक्साइड की लेयर हटती रहती है, लेकिन जिंक के ऑक्साइड की लेयर वहीं पर टिकी रहती है और वो जकड़ लेती है उसको, जिसकी वजह से फर्दर कोरोजन जो है वो नहीं हो पाता है, बिकॉज ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। यस। इसके बाद तीसरा तरीका होता है, और तीसरा तरीका थोड़ा ध्यान से सुनना होगा आपको। हाँ, तीसरा तरीका थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, और वो बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक प्रकार से बैरियर मेथड में ही आ जाएगा, जिसमें आप एक इनर्ट मेटल की लेयर लगा दोगे, लेयर ऑफ इनर्ट मेटल की लेयर लगा दोगे। जैसे कि आप गोल्ड की लेयर लगा दोगे, आप सिल्वर भी नहीं, खैर गोल्ड की लेयर लगा दोगे, प्लैटिनम की लेयर लगा दोगे, वो भी बैरियर मेथड में ही आ गया। समझ गए बेटा? हाँ, लेकिन एक आता है हमारे पास कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये क्या भाई? कैथोडिक प्रोटेक्शन सुनो। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आप क्या करो, आप हमारे आयरन के साथ कनेक्ट करके एक हाईली रिएक्टिव मेटल को लगा दो। मैं समझाता हूं। कैथोडिक प्रोटेक्शन में वी अटैच मोर रिएक्टिव मेटल रॉड, या कोई भी मेटल जरूरी नहीं रॉड शेप का, विद आयरन। इससे क्या होगा देखो। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, ठीक है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बड़ा प्यारा सा सवाल, यह है कि आप ऑक्सीजन हो, आपको इलेक्ट्रॉन से मतलब है या आपको आयरन के इलेक्ट्रॉन से मतलब है? मुझे बताओ। आप ऑक्सीजन हो, आपको आयरन से मतलब है या आपको आयरन के इलेक्ट्रॉन से मतलब है? ये बताओ मुझे। हम्म, बताओ बताओ बताओ। यस यस यस। अगर आप ऑक्सीजन हो तो आपको इलेक्ट्रॉन से मतलब है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन आयरन से आ रहे हैं, या वो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से आ रहे हैं, या वो इलेक्ट्रॉन किसी और मेटल से आ रहे हैं। अब अगर मैं चालाकी कर दूं, चालाकी क्या करूं कि मैं यहां पे ये आयरन है, ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है। अगर मैं आयरन को कनेक्ट कर देता हूं एक हाईली रिएक्टिव मेटल के ब्लॉक से, जैसे कि मैग्नीशियम से, अब होगा क्या, और सर्किट को कंप्लीट कर देता हूं। जैसे ही ऑक्सीजन इस सरफेस पे आएगा, ऑक्सीजन आयरन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, कॉमन सेंस। लेकिन आयरन से ज्यादा रिएक्टिव तो मैग्नीशियम है, जो कि आपस में कनेक्टेड है। तो मैग्नीशियम कहेगा भाई ऐसा करना, ये इलेक्ट्रॉन तू मेरे से ले ले, और मैग्नीशियम अपने आप को मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर आयरन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जिससे आयरन की कोरोजन बच जाएगी। लेकिन यहां पे ये काम कब तक करेगा? जैसे वाई सैक्रिफाइसल कोरोजन, वाई गैल्वेनाइजेशन इज मच बेटर, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन में आपने जिंक की लेयर इसके ऊपर लगाई है, वो सालों सालों तक हटने नहीं वाली है। लेकिन यहां पे मैग्नीशियम जैसे जैसे अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता रहेगा, वो मैग्नीशियम +2 बनाता रहेगा, आयंस बनाता रहेगा, और वो डिसोसिएट होता रहेगा, खराब होता रहेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर ये वाला मेथड बेस्ट है तो फिर ये यूज ही क्यों करते होंगे? तो आंसर है बेटा, हर जगह पे सेम प्रोसेस यूज नहीं हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक फ्राइंग पैन बना रहे हैं आयरन का और आप चाहते हैं उस पर रस्टिंग ना हो, तो क्या आप उस पर पेंट, ऑयल, ग्रीस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ऐसे मान लो आप चाहते हो कि आपका जो कंटेनर है वो प्योर आयरन का हो, किसी भी कारण से उसके ऊपर कोई लेयर ना है। मान लो आप एक कटोरा बनाना चाहते हो, मैं कुछ भी रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, और आप चाहते हो कि आप इसके अंदर एक लिक्विड भरो, और जो लिक्विड है ना वो आयरन के साथ कांटेक्ट में रहे, जिसकी वजह से वो अच्छा हो जाए। जैसे एक बड़ा ही घटिया एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता होगा मेहंदी को जब आयरन के कंटेनर में घोलते हैं तो वो ज्यादा लाल होती है। बाकी अगर मैं चाहता हूं कि यार इमेजिन करो ना कि अगर आपने तांबे का बर्तन लिया कि मैं पानी पीऊंगा ताकि मुझे अच्छा पानी मिले, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तांबे का पानी अच्छा होता है, लेकिन आपने एक तांबे का ऐसा कंटेनर लिया जिसमें प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई है, तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो ऐसे आप चाहते हो कि कोई लिक्विड या कुछ भी आप भर रहे हो, कुछ भी आप स्टोर कर रहे हो, कुछ भी है यार, वो आयरन के साथ कांटेक्ट में रहे, तो गैल्वेनाइजेशन फिर वहां पे काम नहीं आ पाएगा। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है जी। हर एक मेथड अलग अलग जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। चलिए, मन में कोई सवाल? नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं।
हाँ, यहाँ पे मैग्नीशियम ने एक प्रकार को अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया, यस, ऐसा भी कह सकते हो। हाँ, ठीक है। चलो अब कोई सवाल है, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज का आखिरी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को भी क्यों लास्ट के लिए छोड़ा, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे भी आपको काफी चीजें याद करने वाली हैं। प्रोडक्ट ऑफ, मन में कोई सवाल चल रहा तो बोलो, मन में कोई सवाल चल रहा तो बोलो। नींबू से कॉपर साफ कैसे होता है? बेटा ये तो बहुत अलग सवाल पूछ लिया आपने, इस चैप्टर का तो है ही नहीं है। कॉपर के ऊपर जो सल्फाइड या ऑक्साइड की लेयर बनती है वो बेसिक होती है, क्योंकि मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। नींबू में एसिड होता है, एसिड बेस को रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन करता है, सॉल्ट बनाता है, उसको हटा देता है। हाँ, हम्म। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी में जो भी है वो सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें आगे। हम्म। हमेशा मैग्नीशियम यूज होता है? नहीं बेटा, कोई भी मेटल जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो, रिएक्ट हो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे मान लो जिंक लगा दिया, तो क्या जिंक लगाना एक प्रॉब्लम हो सकती है? यस, बिकॉज जिंक ऊपर की लेयर से तो रिएक्ट होगा, उसके बाद रिएक्ट होना बंद हो जाएगा, और अगर जिंक ही रिएक्ट होना बंद हो गया यहाँ, तो फिर आयरन की कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या एंटी कोरोजन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं? हाँ, एंटी कोरोजन सॉल्यूशन भी आते हैं, वो भी लगा सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट अरे 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 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या है? देखो, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी किसी भी सॉल्ट को, किसी भी चीज को डालते हैं पानी में, या फिर वो मॉल्टन फॉर्म में होता है और बिजली पास कराते हैं, तो एनोड पे और कैथोड पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। वो प्रोडक्ट कौन से होते हैं, मैं कैसे जज करूं? अब यह सवाल दो प्रकार से हो सकता है। पहला, जहां पे सब कुछ क्लियर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने मॉल्टन NaCl लिया और उसके अंदर बिजली पास कराई, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों नहीं है कंफ्यूजन? क्योंकि मॉल्टन NaCl में आपके पास Na प्लस है और Cl माइनस है, और तो कोई पंगा ही नहीं है। अब अगर आपके पास Na प्लस है और Cl माइनस है, तो हमें साफ साफ पता है कि एनोड पे कौन जाएगा और कैथोड पे कौन जाएगा। अगर मैं बिजली पास कराऊंगा, तो एनोड पे कौन जाने वाला है? Cl माइनस जाने वाला, और अपने आप को वो Cl2 में कन्वर्ट करने वाला है। बैलेंसिंग कर लूं तो 2 इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कैथोड पे कौन जाने वाला है, तो Na प्लस को ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो Na बना देगा। तो इसके जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गए, यानी कि जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो बनेगा Cl2 और वो बनेगा सोडियम। बहुत सिंपल है। थम्स अप दे दो, इसमें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब आएगी जब पानी आ जाएगा। हाँ, थम्स अप दे दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्लीज। हाँ, थम्स अप दे दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि यहां पे मॉल्टन NaCl है, तो हमारे पास ना H प्लस है ना OH माइनस है, कोई पंगा ही नहीं है। Na प्लस है और Cl माइनस है, ठीक है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हमने बहुत बार किया है। लेकिन फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कहां पे कंफ्यूजन होगी? ठीक है, थम्स अप आ गए। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कंफ्यूजन कहां पे होगी? तो आंसर है, कंफ्यूजन तब होगी जब मैं एक्वास NaCl ले लूं। अब एक्वास NaCl में आपके पास Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है और OH माइनस है। अब यहां पे हमें पंगा कैसे होगा? देखो, क्योंकि आपके पास अब 4 आयन हैं, जिनमें 2 कैटायन है और 2 एनायन है, तो अब इस पे डिपेंड करेगा ना कि एनोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे कौन जा रहा है। ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। इसके लिए मैं इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खोल लेता हूं। एनोड की रिएक्शन मैंने गलत कर दी,
एनोड की रिएक्शन मैंने गलत कर दी। हाँ, सॉरी, मैंने गलत कर दी। एनोड में तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, सॉरी। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अब आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा भैया, अब आपको इसके लिए पोटेंशियल चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां से मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वही टेबल खोल लेता हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी। आप भी टेबल खोल के रख सकते हैं, ठीक है, आप भी टेबल खोल के रख सकते हैं। तो जब आप टेबल खोलेंगे तो आपको यहां पे पोटेंशियल्स मिलेंगे भाई। पहले हम बात कर लेते हैं एट एनोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहां पे किस किस का हो सकता है, ऑक्सीडेशन यहां पे किस किस का हो सकता है, ऑक्सीडेशन यहां पे हो सकता है Cl माइनस का और OH माइनस का, यस और नो। अब Cl माइनस के लिए अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहां पे है 1.36, जो E0 Cl2 से Cl माइनस है, ये है हमारे पास 1.36, ठीक है। और OH माइनस के लिए बात कर ले तो OH माइनस के लिए हमारे पास है, कहां है भाई OH माइनस, OH माइनस मिल रहा है क्या, मेरे को तो नहीं मिल रहा। OH माइनस एनसीईआरटी में नहीं है क्या, OH माइनस ये रहा ना, ये रहा भाई, नीचे है H2O के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो H2 बनाओ, 2 OH माइनस बना। और इसके लिए हमारे पास जो H2O से OH माइनस है, उसकी जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है -0.83 वोल्ट। अब आपको मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताना है। मैं चाहता हूं कि एनोड पे कोई जाए, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पे कोई जाए और वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। तो अगर मैं इसका, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल दूंगा तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि Cl2 जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अगर Cl2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो Cl चाहेगा कि मैं Cl माइनस से Cl2 में कन्वर्ट हो जाऊं, जिसका मतलब है एनोड पे कौन जाना चाहेगा, Cl माइनस जाना चाहेगा। देखो बैलेंसिंग तो हम कर लेंगे, एनोड पे कौन जाना चाहेगा, Cl माइनस जाना चाहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो एनोड की रिएक्शन तो हमारे पास क्लियर हो गई भाई, एनोड की रिएक्शन तो हमारे पास क्लियर हो गई। अब मैं यहां पे आपसे सवाल पूछूंगा कि कैथोड पे कौन जाएगा भाई। कैथोड पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास H+ और एक है हमारे पास Na+। मुझे H+ की वैल्यू पहले से ही पता है, क्या है H+ की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है, क्या है, 0 है। और Na+ की वैल्यू ऑब्वियसली पता है नेगेटिव में होगी, बिकॉज वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसके लिए तो मुझे टेबल की भी जरूरत नहीं है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो कैथोड पे जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसकी है भाई, आंसर है H+ की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और H+ की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लो जी, तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ गए, एक आ गया Cl2 और एक आ गया H2। लेकिन अभी भी दो चीजें बची हुई हैं, यस, अभी भी दो चीजें बची हुई हैं। क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है Na+ और एक बचा हुआ है OH-। तो ऑब्वियस सी बात है Na+ और OH- हमारे सॉल्यूशन में ही रहेंगे, बिकॉज एनोड कैथोड पे कोई और चला गया है और ये दोनों जुड़ के बना लेंगे NaOH। यानी कि हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो गए, अगर मैं फाइनली समराइज करूं तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास हो गए H2 हो गया, Cl2 हो गया और NaOH हो गया। यानी अगर कोई मोल्टन फॉर्म में है और एक कैटायन है एक एनायन है तो कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन बेटा अगर यहां पे हमारे पास चार आयंस हो जाएंगे तो आपके पास फिर पोटेंशियल गिवन होनी चाहिए। और अगर पोटेंशियल गिवन नहीं है क्वेश्चन में किसी, तो कॉमन सेंस से होगा। जैसे यहां पे साफ क्लियर था, मैंने H+ के लिए और Na+ के लिए मैं इसमें कंफ्यूज था कि कौन कैथोड पे जाएगा, तो मैंने इसके लिए टेबल नहीं खोली। मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए यह किया कि मैंने याद किया कि H+ के लिए तो पोटेंशियल 0 मानी हुई है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने 0 माना हुआ है।
और वहीं पे अगर मैं बात करूं Na+ की, तो Na+ तो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो टेबल का बेसिक्स मुझे याद है, जो कि नीचे होगा नेगेटिव होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड पे जाएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन हो गया। तो हो सकता है आपको एग्जाम में टेबल ना भी गिवन है, तो आपको टेबल बेसिक पता होनी चाहिए कि बीच में हाइड्रोजन है, जितना ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, नॉन मेटल की पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं NaOH कैसे आया बेटा, आपका Cl- कन्वर्ट हो चुका है Cl2 में, आपका H+ कन्वर्ट हो चुका है किसमें, H2 में, तो आपके पास सॉल्यूशन में जो बच गया वो कौन बच गया, आपके पास सॉल्यूशन में बच गया कौन, Na+ और OH-, ये बच गए थे और वो जुड़ गए और उन्होंने बना दिया NaOH, सिंपल है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसे मान लो एक और अधूरा एग्जांपल करूं जिसको आप पूरा कर लेना, मान लो मैं यहां पे KCl तो खैर सिमिलर ही हो जाएगा, मान लेते हैं मैं कॉपर सल्फेट लेता हूं, एक्वास, ठीक है, एक्वास कॉपर सल्फेट लेता हूं, तो मेरे पास एक आ जाएगा कॉपर +2, एक आ जाएगा H+ बिकॉज एक्वास है, एक आ जाएगा SO4-2 और एक आ जाएगा मेरे पास OH-। अब आपको देखना है कि भैया कॉपर +2 और H+ में से कौन कैथोड पे जाएगा, उसके लिए जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो कैथोड पे चला जाएगा, तो उस हिसाब से आप काम कर लेंगे, ठीक है। सर क्या मैं Cl वाली रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, Cl, इस वाले रिएक्शन को बच्चा कह रहा है क्या मैं ऐसे लिख दूं, Cl से हाफ Cl और एक इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा लिख सकते हो, बट हम तो फाइनल प्रोडक्ट Cl2 की बात कर रहे हैं ना, वो भी लिख सकते हो, बट वो प्रोडक्ट फाइनल आपको Cl2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, डन है। ठीक है भाई, तो मुबारक हो, हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। मैं इससे पूछता हूं, हमने 3-4 क्वेश्चन जो भेजे थे भाई, क्वेश्चन भेज दिए क्या, लक्ष्य नहीं है क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, तो भाई ये वाली पीपी यानी इस वाली क्लास की आपको 2 PPT मिलेंगी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसको मैं बोल देता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट पार्ट 1, ठीक है, तो आपको इसकी 2 PPT मिलेंगी, ध्यान रखना, और एक आई होप भाई साहब ने हमारे मेल करी हो। बिल्कुल करी है भाई, हाँ अगले से ऑर्गेनिक शुरू होगा भाई, अगले से ऑर्गेनिक शुरू होगा भाई। चलिए 2-4 क्वेश्चन है, उन्हें करते हैं, 2-4 सवालों को बनाते हैं, आ जाओ। और ये जो सवाल है बेसिकली हमने ना ऐसे प्रकार के सवाल किए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि बस कर लेते हैं, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म करेंगे, हाँ ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का मैक्सिमम काम और है बस, ठीक है, आ जाओ भाई। पहला सवाल क्या कह रहा है, हमने और हर प्रकार के सवाल कर लिए, बस ये वाले ही नहीं किए थे। ऑन डाइल्यूटिंग 2 इलेक्ट्रोलाइट्स A and B, the delm of A increases 25 times while that of B increases by 1.5 times. Which of the two electrolyte is strong? Justify your answer graphically. Graphically. सुनो, अगर आपको डेबीज हक्कल ऑन सैगर लॉ याद है, तो यहां पे हमारे पास डेलम है, यहां पे हमारे पास रूट सी है। अगर आपको याद है तो ये ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था और ये ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। अगर आपको ग्राफ याद है तो ये वाला ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था और ये वाला ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब हमने ए में डाइल्यूशन किया तो उसकी जो डेलम है, यानी ए के केस में जब हमने डाइल्यूशन किया तो उस केस में जो उसका डेल एम है वो 25 गुना जो है वो बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया।
लेकिन वहीं पे बी में क्या हुआ, जो डेल एम है वो 25 गुना नहीं, सिर्फ 1.5 टाइम्स ही बढ़ा। अब समझने वाली बात क्या है, देखो बड़ा प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है ये। अगर आप ग्राफ को देखें तो कौन से वाले ग्राफ में, मुझे बताना, क्या ये कहना सही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो डेल एम कम होता है, लेकिन ग्रेजुअली कम होता है, ग्रेजुअली कम होता है, बोलो। वहीं पे अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, वीक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे जो डेल एम है वो बहुत रैपिडली रैपिडली कम होता है, बहुत रैपिडली कम होता है, क्योंकि ग्राफ कैसे शार्प नीचे आता है और यहां पे ग्रेजुअल नीचे आता है। अब इसका उल्टा होगा ना, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन पे उल्टा होगा, तो डाइल्यूशन करने पे इस पे 25 गुना का फर्क आया है, इसका मतलब है इस पे रैपिड चेंज आए हैं, इसका मतलब है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें ग्रेजुअल चेंज है, इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सिंपल है। वहां डाइल्यूशन है, यहां कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का रिश्ता उल्टा होता है। कंसंट्रेशन बढ़ने पे अगर डेल एम कम हो रहा है तो डाइल्यूशन के बढ़ने पर डेल एम बढ़ेगा। अब जिसके लिए ज्यादा बढ़ेगा वो वीक है, जिसके लिए ग्रेजुअली बढ़ेगा वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा सवाल है। डन है। ग्राफ से इसका आंसर देना है, नहीं फॉर्मूले से आप इसका आंसर दे भी नहीं सकते। ठीक है, चलो अगला सवाल जो कि हमारे पास ये आ गया। भाई क्या कह रहा है सवाल, देखो सवाल क्या कह रहा है भाई। यूजिंग E naught वैल्यू ऑफ x एंड y, प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट द रस्टिंग एंड वाई। बड़ा प्यारा सवाल है ये, रस्टिंग के ऊपर है इसलिए मैं आज ले आया। कह रहे हैं आपको आयरन के ऊपर इनमें से कोई एक मेटल चढ़ाना है, आपको बताना है कि कौन सा मेटल चढ़ाना बेटर रहेगा। ठीक है, जरा पहले प्रोसेस को इमेजिन करो क्या होगा। ये आपके पास एक आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, ये आपके पास एक आयरन का आर्टिकल है। अब आयरन के आर्टिकल के ऊपर आप कोटिंग चढ़ाना चाहते हो ताकि रस्टिंग बच जाए। अब रस्टिंग से बचने के लिए ये हमारे पास अगर आयरन है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 है। अब इसके ऊपर मैं कौन सा मेटल चढ़ाऊं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे ज्यादा है या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको एक सवाल सोचना होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी ये वाला मेटल मोर रिएक्टिव है। ये तो टेबल से पता है ना आपको भाई, ये वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। यस, और ये वाला लेस रिएक्टिव है, ये वाला मेटल लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर आप टेबल को जाके देखें तो टेबल को जाके देखने पे क्या मिलेगा कि जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, जैसे अगर मैं आपको टेबल देख के बताऊं, देखो आप टेबल, जो सिल्वर है जो गोल्ड है वो ऊपर है। सिल्वर के लिए वैल्यू +0.8 है और गोल्ड का है, गोल्ड के लिए वैल्यू कहां है भाई, गोल्ड नहीं दिख रहा, गोल्ड के लिए 1.4 है। तो सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि ये एक ऐसा मेटल है जो लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये गोल्ड सिल्वर नहीं है क्योंकि उसके लिए तो पॉजिटिव वैल्यू है। और ये एक ऐसा मेटल है जो हाईली रिएक्टिव है। तो बताओ किसकी लेयर चढ़ाएंगे। हाँ जी, एक्स की लेयर चढ़ाएंगे या वाई की लेयर चढ़ाएंगे। अब यहां पे दो सवाल उठते हैं। अगर मैं वाई की लेयर इसके ऊपर चढ़ाता हूं तो वाई जो है ये आयरन से लेस रिएक्टिव है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया तो वो इलेक्ट्रॉन आयरन से लेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन वाई से लेगा। सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन आयरन से लेना शुरू कर देगा। यार अगर मैं यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज मतलब इनकी रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एक्स है, उसके बाद आयरन है और उसके बाद वाई है। पोटेंशियल से हमने हिसाब लगा लिया। अब अगर मैंने आयरन के ऊपर वाई की लेयर लगाई
और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन आया, जब तक आयरन के ऊपर Y है ठीक है, लेकिन हल्का सा अगर वो टूट गया तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाने लग जाएंगे? आयरन से। और अगर इलेक्ट्रॉन आयरन से जाने लग जाएंगे तो भैया आयरन तो कोरोजन करेगा। लेकिन अगर मैं आयरन के ऊपर X की लेयर लगा देता हूं जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, या तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो, उसके लिए आप गोल्ड सिल्वर लगाओगे, नहीं तो फिर आप कर रहे हो सैक्रिफाइसल कोरोजन, जिसमें आप आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की लेयर उसके ऊपर लगाओगे। अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते तो आप आयरन के ऊपर सिल्वर की गोल्ड की लेयर लगा रहे होते, वो ये है नहीं। तो बेसिकली आप यहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं, यहां पे आप करना चाहते हो सैक्रिफाइसल कोरोजन, या फिर आप करना चाहते हो कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिसके लिए आप उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल लोगे, और उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे पास कौन है? एक्स है। प्यारा सवाल है, प्यारा सवाल है भाई। ठीक है जी, चलिए चलो भाई, ये एक और सवाल कर लेते हैं, जल्दी करो, क्लास खत्म कर दें फिर। जल्दी करो, क्लास खत्म करें। जल्दी करो, क्लास खत्म करें। समर वेकेशन 7 से है ना, बताया तो होगा, नहीं तो मैं आज नोटिफिकेशन डलवा देता हूँ। 7 से है मोस्ट प्रोबेबली, यस। तो कल हमारा, अगर समर वेकेशन 7 से है तो क्या हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं या फिर हम टेस्ट ही करेंगे? हाँ 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 ठीक है। तो बेटा अगर समर वेकेशन हमारी 7 से है तो 7 से तो हमारा कोई नया चैप्टर होगा नहीं केमिस्ट्री में, अब अगले हफ्ते ही है वो तो, है ना? आज क्या हो गया? फ्राइडे हो गया, हाँ तो अब तो अगले हफ्ते ही है। हम्म। तो नहीं, अब तो फिर छुट्टियों के बाद ही नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, करें। और आज हमारी फिजिक्स में मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज हम उस चैप्टर को तो खत्म कर देंगे कंसेप्चुअली, और मतलब कल सैटरडे को। और अगर मुझे लगेगा तो हम एक क्लास हमारी मंडे ट्यूसडे को आ रही है क्या? नहीं, तो देखते हैं संडे को ले लेंगे ताकि चैप्टर निपट जाए, बात कर लेंगे। खैर अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। 8 से छुट्टियां, ठीक है, अभी के लिए आगे 8 से 12 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लीव दिट। अब आप बात आगे बात करते हैं और आगे बात करते हैं सवालों की, उसको छोड़ दो। डेल नॉट एम फॉर NaCl, HCl एंड Na। ए यहाँ पे कौन है मेंशन नहीं किया गया, बट कुछ होगा, एसिटेट है या कुछ भी हो सकता है, वो दे रखा है। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 H इज इतना, देन आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HN निकालना। अब ये क्वेश्चन हमने ये ना 2 क्वेश्चन को मिलाया हुआ है, इसलिए मैं लेके आया हूं। हमने इन दोनों को अलग अलग तो बहुत किया है, लेकिन ये क्वेश्चन मिला हुआ क्वेश्चन है विनर सीरीज से, तो मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन भी करवा देते हैं। देखो प्लानिंग क्या कहती है, प्लानिंग कहती है कि अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपके पास डेल एम अपॉन में डेल नॉट एम होना चाहिए। आपके पास देखा जाए तो ना अभी फिलहाल डेल एम है और ना ही फिलहाल आपके पास डेल नॉट एम है। आपके पास फिलहाल ना ही डेल एम है ना ही डेल नॉट एम है। किसके लिए बात कर रहा हूं? एच ए के लिए बात कर रहा हूं। डेल नॉट एम तो कॉलरॉस लॉ से आ जाएगा। कैसे? अगर मैं एच ए के लिए निकालना चाहता हूं तो मुझे HCl के लिए और मुझे NaA के लिए ऐड करना होगा। इससे मुझे H मिल जाएगा और A मिल जाएगा, लेकिन NaCl एक्स्ट्रा मिलेगा तो NaCl के लिए माइनस कर दूंगा। सिंपल है। तो HCl के लिए हमारे पास है
425.9, Na के लिए हमारे पास है 100.5 माइनस NaCl के लिए हमारे पास है 126.4। इससे हमें मिल गया डेल नॉट मिल गया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, लेकिन हमें तो डेल नॉट एम के साथ डेल एम भी चाहिए, तो डेल एम तो निकालना आसान है। डेल एम का फॉर्मूला होता है के अपॉन में कंसंट्रेशन, और 1000 लगेगा नहीं लगेगा यूनिट पे चेक करेंगे। तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो 1000 आएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू में 10 की पावर 5 माइनस 5, 1000 है भाई, और यहां पे आपके पास 10 की पावर माइनस 3 है। सॉल्व किया, ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, दोनों को डिवाइड किया, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक नए प्रकार का सवाल सा हो गया। बाकी मुबारक हो, चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अब छुट्टियों के बाद हम लोग शुरू करेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन कल हमारी जो फिजिक्स की क्लास है वो 2 घंटे की है। डन, चलिए भाई, ठीक है, ठीक है। तो 2 पीपीटी आएंगी आपके पास आज इसकी, और बस बात खत्म हो जाती है। हाँ, मन में कोई सवाल चल रहा है तो पूछ लो, खत्म कर रहे हैं। मन में कोई सवाल चल रहा है तो पूछ लो, खत्म कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करें, ऑब्वियस सी बात है बेटा। ठीक है, और आपके पास छुट्टियां हैं, अगर आप छुट्टियों में कहीं घूमने जा रहे हैं तो वेरी गुड है, जाएं। नहीं जा रहे हैं तो आप घर पे ही बैठे हैं तो विनर सीरीज के सवाल बना लेना। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नहीं नहीं, इसके बाद ऑर्गेनिक होगा, इसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स नहीं ऑर्गेनिक करवाएंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय।